डफी ने बिस्तर पर लेटे लेटे उसे गौर से देखा और अपने चेहरे के किनारे को खुजलाया। फिर उसने कहा, शायद तुम भी इसमें शामिल होना चाहो। गिलरॉय ने अपने कंधे उचकाए। शायद, उसने कहा, पर अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आज रात ग्लिसन का काम तमाम कर दिया गया है। डफी ने गिलास में विस्की घुमाते हुए कहा, मैं वहीं था। मॉर्गन की गैंग और ग्लिसन की पत्नी भी वही थी। उसने उसे गोली मारी और इल्जाम मुझ पे मढ़ने की कोशिश की। गिलरॉय ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाई। वे तुम पर इसे थोपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसने आखिरकार कहा। डफी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, उनके पास वजह भी है। मैं $1 मिलियन के रैकेट में अड़ंगा डाल रहा हूँ। उसने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और उसे मेज पे फेंक दिया। गिलरॉय ने जिज्ञासावश उसे उठाया और जांचा। डफी देख सकता था कि उसे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। डफी ने उसे विस्तार से समझाया। गिलरॉय अपनी काली आधी आंखें बंद किए सुनता रहा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और अंत में कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे पता है, डफी ने कहा। वो उठ खड़ा हुआ और उस छोटे से कमरे में इधर उधर टहलने लगा। अगर ओल्गा यहाँ होती तो मैं पीछे हट जाता, लेकिन अब मैं भला कहाँ जा सकता हूँ। गिलरॉय ने किताब के पन्ने पलटे। तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, उसने कहा। डफी ने कंधे उचकाए। पता नहीं, उसने कहा। शायद जा सकूं। क्या तुम इसे और आगे ले जाने की सोच रहे हो? डफी चलते चलते रुक गया और एकदम स्थिर खड़ा हो गया। उसने गिलरॉय को कड़ी नजरों से देखा। यह काफी हद तक तुम पे निर्भर करता है। गिलरॉय ने पूछा, मेरा इसमें क्या काम? कुछ वक्त पहले तुमने मुझे अपनी गैंग की पेशकश की थी। मुझे लगता है अब मुझे उसकी जरूरत है। गिलरॉय ने अपने हाथ से अपने घुंघराले बालों को सहलाया। कैसे? उसने बहुत सावधानी बरतते हुए पूछा। डफी आगे झुका और अपनी तर्जनी उंगली से मेज के ऊपरी हिस्से को थपथपाया। मैं मॉर्गन को शहर से बाहर खदेड़ना चाहता हूँ। गिलरॉय ने सिसकारी भरते हुए अपनी सांस भीतर खींची। तुम पागल हो, उसने कहा। ऐसे काम के लिए तुम्हारे पास मोटी रकम होनी चाहिए। डफी ने अपनी जेब से नोटों की एक पतली गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। फिर उसने अपने कोट की बगल वाली जेब से वे $10,000 निकाले जो उसने गस से झपटे थे और उन्हें बाकी पैसों के ऊपर रख दिया। गिलरॉय उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। क्या 35,000 काफी हैं? डफी ने पूछा। गिलरॉय ने अपनी एक पतली काली उंगली से अपना कॉलर ढीला किया। इससे मदद मिलेगी, उसने धीरे से कहा। पर यह सब आया कहां से? डफी ने पैसे समेटे और वापस अपनी जेब में रख लिए। बस किस्मत से हाथ लग गए, उसने कहा। क्या कहते हो? शामिल हो? गिलरॉय बैठ गया। उसने और ड्रिंक्स डाली और एक सिगरेट सुलगा ली। चलो, इस बारे में बात करते हैं। तुम्हारा इरादा क्या है? डफी भी पास आकर बैठ गया। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैं बस इस नीच मॉर्गन और उसकी गैंग को यहां से खदेड़ना चाहता हूं। गिलरॉय ने अपनी आंखें सिकोड़ी। फिर पूछा, पर क्यों? डफी का चेहरा सख्त हो गया। उसे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। उसने खुद मुझसे ये बात कही थी। अब मैं उस बेवकूफ को दिखा दूंगा कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। गिलरॉय ने सिर हिलाया। ओह, तो ऐसी बात है। डफी ने कहा। हाँ, यही बात है। पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। कल सुबह सबसे पहले मैं प्रोटेक्शन हासिल करूंगा। प्रोटेक्शन? वो तुम्हें कहाँ से मिलेगी? इंग्लिश से। डफी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और उसने गिलास से एक लंबा घूंट भरा। मैं उस आदमी के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा और फिर देखना वो कैसे मुझे बचाता है। गिलरॉय ने कहा। हाँ, इस बात में दम है। डफी बोला। बिल्कुल है। एक बार मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए तो मैं बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा। फिर प्रोटेक्शन और तुम्हारी जैसी टीम के साथ मैं मॉर्गन को संभाल सकता हूँ। गिलरॉय ने कहा। मैं, शेप और शुल्स, हम 3 हैं टीम में। ठीक है, मान लो हम सब एक साथ मिल जाते हैं मेरे इंग्लिश से मिलने के बाद। गिलरॉय ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। बाकी लड़के करीब 1 बजे तक आ जाएंगे। अगर तुम आ सको तो हम यहीं मिलेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये आसान नहीं होने वाला, उसने कहा। डफी उसे कमरे के पार जाते हुए देखता रहा। तुमने अभी इसकी गहराई को समझा नहीं है, उसने कहा। ये तो बच्चों का खेल है। गिलरॉय ने सिर हिलाया और दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। डफी उठा और अपना कोट उतारने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दुबले आदमी ने भीतर सिर टिकाया। एक औरत तुम्हारे बारे में पूछ रही है, उसने कहा। डफी बोला। अच्छा? और मुझे यकीन है तुमने उसे बता दिया होगा कि मैं यहीं अंदर हूँ। दुबले आदमी ने कहा। मैंने तो उससे कहा कि मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसने कहा, उसे कहो एलिस आई है। बस, और फिर मैं वापस आ गया। अब मैं यहाँ हूँ।
अरे भगवान के लिए, डफी ने अपना कोट वापस पहना। उसे जल्दी भीतर भेजो। दुबले आदमी ने कंधे उचकाए और चला गया। वो वापस आया तो एलिस उसके पीछे पीछे थी। डफी उसके पास गया और उसने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, अरे जान। फिर वो रुक गया। सैम ने मुझे बताया, उसने हाँफते हुए कहा। मुझे तुमसे मिलना ही था। बिल, ये सब क्या है? अखबार कह रहे हैं कि तुमने उस औरत का खून किया है। सब तरफ हेडलाइंस छपी हैं। डफी ने उसका कंधा थपथपाया। तुम्हारा आना अच्छा लगा। उसने उसे बिस्तर की तरफ ले जाते हुए कहा। बैठो जान, आराम से बैठो। तुम क्या करने वाले हो? उसने पूछा। सैम भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। डफी मुस्कुराया। उसने पहले ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा बता दिया है। उसने कहा, सुनो, मैंने ओल्गा को नहीं मारा। वो मुझे फंसाने की साजिश थी। देखो जान, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसकी गोद में डाल दिए। पैसों को देख के वो हल्का कांप उठी और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। वो बस बैठी रही और पैसों को घूरती रही। इन्हें हटाओ यहां से, उसने जल्दी से कहा। डफी उसे ताकने लगा। देखो, उसने जोर देते हुए कहा, इसमें $35,000 हैं। क्या तुमने कभी एक साथ इतने पैसे देखे हैं? उसने फिर से उसी लहजे में कहा, नहीं, इन्हें हटाओ यहां से। डफी ने नाराजगी भरी नजरों से उसे देखते हुए पैसे उठा लिए। अगर तुम ऐसा ही महसूस करती हो तो ठीक है, उसने कहा। उसने अपना हाथ बिल की बाह पे रखा। ओ बिल, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अपनी खातिर, भगवान के लिए, ये सब रोक दो। डफी ने सावधानी से पैसे अपने बगल की जेब में रखे। अब मेरी बात सुनो, उसने कहना शुरू किया। उसने उसे बीच में ही टोक दिया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तुम जानते हो कि नहीं? प्लीज बिल, खुद को सरेंडर कर दो। मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। हम किसी की मदद लेंगे। अपनी नौकरी पे वापस लौट जाओ। इस काम को आगे मत बढ़ाओ। डफी ने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में एक कठोर चमक देखकर एलिस उससे दूर हटकर बैठ गई और रोने लगी। डफी ने कहा, मैं इसे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। सालों तक मैं एक मामूली इंसान बन के रहा हूं। अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस यही सुना है, इधर आ कमीने, ये कर, वो ला बेवकूफ। बस, अब मैं ये सब नहीं सहूंगा। मैं एक ऐसी गैंग से टकरा रहा हूं जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो मैं उनसे टकरा रहा हूं। मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जो उनसे दुगनी खतरनाक होगी। समझी तुम? दुगनी खतरनाक। जब मेरे पास वो ताकत आ जाएगी तो मैं मॉर्गन के पीछे जाऊंगा और उसे गोलियों से साफ कर दूंगा। अब से यहाँ बिग शॉट यानी बिग बॉस मैं ही होऊंगा। कैसा लगा तुम्हें? एलिस अपने पैरों पे खड़ी हो गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, फॉर गॉड सेक, सैम को इन सब से दूर रखना। डफी ने कहा, मुझे माफ कर देना जान। अचानक उसके मन में एलिस के लिए कोमलता जागी। मैं बस यूं ही बड़बड़ा रहा हूं। बहुत गुस्से में हूं मैं। एक बेकार, बिना नौकरी का आदमी। इसे भूल जाओ, ठीक है? उसने कई सेकंड तक उसे देखा। तुम जिद्दी हो बिल, पूरा करके रहोगे इसे। मुझे पता है, उसने कहा। तुम लोगों को चोट पहुंचाओगे और खुद भी चोट खाओगे, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए, अपने थोड़े से अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, लेकिन जब तुम इन सब से थक जाओ तो हमसे मिलने जरूर आना। लेकिन प्लीज तब तक दूर रहना जब तक ये जुनून तुम्हारे सिर से उतर ना जाए। मैंने बीते वक्त में तुम्हें बहुत चाहा है। मुझे कभी भी खुद से नफरत करने के लिए मजबूर मत करना, समझे? उसने मेज पे रखे डफी के हाथ को थपथपाया और फिर कमरे से बाहर चली गई। डफी बंद दरवाजे को देखता खड़ा रहा। फिर एक बार उसने अपना कोट उतारा, जाकर दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, अपने जूते उतारे और बिस्तर पर लेट गया। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। अंधेरे में वो काफी देर तक लेटा सोचता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कोई अच्छी गर्म जगह जहां ढेर सारी पीली रेत हो, जहां आसमान एकदम नीला हो और बस तुम और मैं हूं। उसने अपने पास रखे खाली तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उस ठंडी चादर को हल्के से छुआ। कमरा अचानक बहुत ठंडा और खाली लगने लगा था। अगला दृश्य। एडविन इंग्लिश एक लंबा तगड़ा आदमी था, जिसका चेहरा गोल और मांसल था। बाल नीले सफेद थे और आंखें मछली की तरह ठंडी और भाव शून्य थी। वह एक बड़ी सपाट मेज पर बैठा था। उसकी छोटी सफेद उंगलियों के बीच दबा सिगार धीरे धीरे सुलग रहा था और वो सुनसान नजरों से डफी को घूर रहा था। वो वहां करीब 20 मिनट तक डफी की बातें सुनता रहा। डफी ने जो नोटबुक मेज पर फेंकी थी, उसे उसने बिना किसी दिलचस्पी के देखा। फिर उसने सिगार वापस अपने मुंह में दबा लिया और अपनी आंखें आधी मूंद ली। वो कुछ देर तक वहीं बैठा डफी के सिर के पीछे दीवार पे टंगी किसी चीज को एकटक देखता रहा। डफी को संतोष था कि उसने सब कुछ संक्षिप्त
और स्पष्ट तरीके से बता दिया है। उसे लगा कि उसने बेहतरीन काम किया है। इंग्लिश ने अपने मुंह से सिगार निकाला और अपनी साफ सुथरी उंगली के नाखून से मेज को थपथपाया। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मर्डर के इल्जाम में भीतर करवा सकता हूं, उसने कहा। डफी बिना किसी खुशी के मुस्कुराया। क्या आप गलत एंगल से बात नहीं कर रहे? उसने कहा। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बेटी पे ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश ने कहा। मैं हमेशा अपनी बेटी पे ही ध्यान देता हूं। डफी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन अब आपको उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। देखिए, क्या होगा अगर आप ये मामला मुझे संभालने दें? इंग्लिश बोला। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी काम के साबित होगे। डफी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पे अभी भी वही हल्की मुस्कान थी। बाय द वे, उसने कहा, मुझे अंदाजा था कि आप ऐसा ही महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं उसके बदले जेल जाऊंगा तो आप पूरी तरह गलत हैं। मैं सीधे पुलिस मुख्यालय जाऊंगा और वहां इतना जोर से चिल्लाऊंगा कि आपको यहां ऊपर तक आवाज सुनाई देगी। इंग्लिश ने कहा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। डफी ने कंधे उचकाए। ये आपको लगता है, उसने कहा। मेरे पास इतने सबूत हैं कि उस औरत को 3 बार फांसी दिलवाई जा सके। इंग्लिश ने अपना हाथ उठाया। रुको, उसने कहा, शायद हम कोई रास्ता निकाल सके। डफी वापस मेज के पास आया। वो आगे झुका और इंग्लिश की आंखों में आंखें डालकर बोला, आप गलत चाल चल रहे हैं। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि एनाबेल पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस चलाने के लिए वे लोग कितने उतावले होंगे? इंग्लिश, वे पहले से ही आपके पीछे पड़े हैं और आप ये जानते हैं। आपकी एक गलत चाल और आप खेल से बाहर। आपकी नीतियां लोकप्रिय नहीं हैं। मुझे खुद वे पसंद नहीं, और सच कहूं तो आपकी जैसी बेटी के रहते ये बहुत ही घटिया नीति है। इंग्लिश ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। बस पल भर के लिए डफी ने उन मछली जैसी आंखों में घबराहट देखी। फिर वे आंखें फिर से भाव शून्य हो गई। डफी मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि उसने सही जगह चोट की है। तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? इंग्लिश ने पूछा। शुरुआत के लिए पुलिस को मेरे पीछे से हटाओ। आप ये कर सकते हैं। एक बार मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए तो मैं मॉर्गन के पीछे जाकर उसे बाहर खदेड़ सकता हूँ। मैं एनाबेल को ढूंढकर उसे पागल खाने पहुंचा सकता हूँ। वही उसके लिए सही जगह है। इंग्लिश सोच में डूब गया। तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, पैसों की भी जरूरत होगी, उसने कहा। डफी ने कहा, गिलरॉय की गैंग मेरे साथ है। गिलरॉय? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो ठीक है, पर वो इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है। डफी मेज के कोने पे बैठ गया। मेरे साथ होने से वो बहुत बड़ा साबित होगा। और पैसा? क्यों ना आप कुछ रकम हम पे लगाएं? इस मुसीबत को सुलझाने के लिए बड़ी कीमत चाहिए, है ना? इंग्लिश दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो हम देखेंगे, उसने कहा। क्यों ना तुम मुख्यालय चलो, हम सही आदमी से इस बारे में बात करें। डफी ने उसे गौर से देखा। उसने अपना सिर हिलाया। वो काम आपको ही करना होगा, उसने कहा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं धोखेबाजी का जोखिम नहीं ले सकता। अगर आपका दबदबा कम हो रहा हो तो मुख्यालय में कदम रखना मेरे लिए बेवकूफी होगी। इंग्लिश ने कंधे उचकाए। तुम्हारे बात करने का तरीका बड़ा अजीब है, उसने कहा। पर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोन करूंगा। डफी ने मेज पर घड़ी रखी देखी। 11 बज रहे थे। फोन मैं करूंगा। 1 बजे के बाद फोन करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि तब तक काम शुरू हो जाएगा। इंग्लिश ने सिर हिलाया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने पूछा, एनाबेल कहाँ है? डफी ने कंधे उचकाए। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वो किसी गुंडे से मेरे पेट में गोली मारने को कह रही थी। आपकी एक पोती भी है ना? इंग्लिश से मिलने के बाद डफी ने अपनी ड्यूक गाड़ी उठाई और धीरे धीरे ब्रॉन्क्स की तरफ वापस चला गया। उसने कार गैरेज में छोड़ी और अपने कमरे में चला गया। उसने उस दुबले आदमी को अखबार लाने के लिए भेजा। जब वह इंतजार कर रहा था, उसने अपने लिए एक कड़क स्कॉच बनाई और सिगार सुलगाया। वहां बैठे बैठे उसका मन भटकने लगा, लेकिन बार बार उसे ओल्गा की याद आ रही थी। वह उसे देख पा रहा था, बिस्तर पे निर्वस्त्र लेटी हुई, जिसके सीने में खंजर घोंपा गया था। उसने दूसरी चीजों के बारे में सोचने की कोशिश की, पर उसका दिमाग बार बार उसी दृश्य पे जा रहा था। उसे राहत मिली जब वो दुबला आदमी वापस आया और मेज पे कई टैबलॉइड अखबार पटक दिए। डफी ने उसे कुछ पैसे दिए। फिर उसने ध्यान से अखबारों को पढ़ा। जब उसने सब पढ़ लिया तो वो पीछे झुककर बैठ गया और एक और सिगार सुलगा लिया। किसी भी अखबार में ग्लिसन के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं छिपा था। वो उठा
टेलीफोन के पास गया और एनाबेल का नंबर डायल किया। वो 1 मिनट तक घंटी सुनता रहा, फिर फोन काट दिया। चलो, कम से कम वो भाग तो गई थी। वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा। उसे हैरानी हो रही थी कि क्या मॉर्गन के गिरोह ने उसे खत्म कर दिया होगा और दोनों लाशों को ठिकाने लगा दिया होगा। उसने सोचा कि ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। 1 बजने के ठीक पहले गिलरॉय 2 अन्य आदमियों के साथ भीतर आया। गिलरॉय ने डफी से कहा, ये शेफ है। डफी ने शेफ की तरफ देखा और सिर हिलाया। उसे लगा कि शेफ एक अजीबोगरीब दिखने वाला आदमी है। एक लंबी गर्दन पर उसका सिर बहुत छोटा था और बाकी शरीर बेहद भारी और मोटा था। उसका सिर उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा था। डफी को लगा जैसे शेफ को बनाने वाले के पास सही आकार का सिर खत्म हो गया होगा और उसने जो भी हाथ लगा वही सिर चिपका दिया। शुल्स एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसके सिर पर काले बालों का घना गुच्छा था जो लोहे की ब्रश की तरह खड़ा रहता था। डफी ने कहा, बैठो लोंडो और एक ड्रिंक लो। वे संकोच से बैठ गए। पहले खाली मेज को देखा और फिर डफी को। उस दुबले पतले आदमी ने दरवाजे से झांका और डफी से कहा, थोड़ी स्कॉच लाओ। गिलरॉय खिड़की के पास खड़ा था। उसने कहा, मैंने इन्हें मोटा मोटा अंदाजा दे दिया है, वे इसके लिए तैयार हैं। शेफ ने अपनी भारी और कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम वही आदमी नहीं हो जिसे पुलिस ढूंढ रही है? डफी ने गिलरॉय की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाकर पुष्टि की। फिर उसने कहा, सही कहा, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। वो उठा, फोन के पास गया और एक नंबर घुमाया। जब वो लाइन जोड़ने का इंतजार कर रहा था, वही दुबला आदमी ड्रिंक्स लेकर आया। शुल्स ने अपने हड्डीदार हाथ बढ़ाकर ड्रिंक्स बनाना शुरू किया। डफी ने फोन पे कहा, इंग्लिश? फिर उसने पूछा, क्या तुमने सेटिंग कर दी? इंग्लिश ने कहा, आसान नहीं था, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हें ये जुर्म किसी और पे मरना होगा, लेकिन वो कोई खास नहीं होना चाहिए जिसे तुम जानते हो। डफी मुस्कुराया, ठीक है, मुझे बस 1-2 लाशें चाहिए और इल्जाम उन्हीं पे जाएगा। इंग्लिश ने हुंकार भरी, तुम्हारे पास पहले लाशें होनी तो चाहिए। अगर तुम उस टीम को देख पाते जो अभी यहाँ बैठी है, तो तुम चिंता नहीं करते। मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है? इंग्लिश ने कहा, अगर तुम मॉर्गन को बाहर खदेड़ देते हो और एनाबेल इंग्लिश को ऐसी जगह पहुंचा देते हो जहां मुझे उसे दोबारा देखना ना पड़े, तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ये उससे बेहतर होना चाहिए। मुझे कुछ पैसा अभी चाहिए। इंग्लिश एक पल के लिए चुप रहा। मैं नेशनल बैंक में तुम्हारे लिए एक खाता खोल दूंगा। तुम $5000 निकाल सकते हो। डफी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो, और फोन रख दिया। गिलरॉय खिड़की के पास आया और शुल्स से गिलास लिया। उसने कहा, चलो शुरू करते हैं। डफी बैठ गया। इंग्लिश मेरा बचाव कर रहा है। उसने फिलहाल के लिए खतरा टाल दिया है। अगर हम उसे काम करके दिखाएं तो वो पैसों से भी मेरी मदद करेगा। मुझे लगता है कि हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। शुल्स ने पूछा, मेरा हिस्सा कितना होगा? डफी ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए कहा, 5-5 हजार डॉलर सबको। शेफ ने सिर हिलाया, मुझे इसकी जरूरत है, उसने कहा। डफी ने मेज पर कोहनियां टिकाकर और हाथ बांधते हुए कहा, तुम्हारा पहला काम एनाबेल इंग्लिश को ढूंढना है। वो बहुत खतरनाक औरत है और उसे ऐसी जगह पहुंचाना होगा जहां से वो कोई मुसीबत खड़ी ना कर सके। गिलरॉय ने कहा, तो क्या उसे मार दें? उसने ये बात नापसंदगी के साथ कही। डफी ने सिर हिलाया, मैं कोई हत्या नहीं चाहता। मैं उसे ठिकाने लगा सकता हूँ। वो पूरी तरह पागल है। शेफ ने कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन पागलपन वाला मामला हमारे बस का नहीं है। डफी ने कहा, तुम उसे ढूंढो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हम कहां से शुरू करें? पिछली बार जब मैंने उसे देखा था, वो मॉर्गन के गिरोह के साथ थी। उन्हें पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ। शेफ लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पे खड़ा हुआ। ये आसान है, उसने कहा। मैं उस गिरोह को जानता हूं। इसे मुझ पे छोड़ दो। डफी ने उसके बाहर जाने तक इंतजार किया। फिर उसने गिलरॉय की तरफ देखा। मुझे मॉर्गन के बारे में पूरी जानकारी दो, गिलरॉय ने कहा। वो 3 क्लब चला रहा है। नदी के पास ट्रांसवर्स एवेन्यू पर उसके ऑफिस हैं। वहीं से वो अपना सारा कारोबार करता है। कैसा कारोबार? उसके सारे गैरकानूनी धंधे वगैरह। उसने उस जगह का नाम मॉर्गन नेविगेशन ट्रस्ट कंपनी रखा है। ये वेश्यावृत्ति, तस्करी, क्यूबा से लड़कियों को लाने जैसे उसके सारे काले कारनामों का मुख्यालय है। डफी नोटबुक की तरफ गया और मॉर्गन नेविगेशन कंपनी का नंबर निकाला। उसने डायल किया और इंतजार किया। फिर उसने कहा, क्या मिस्टर मॉर्गन वहां हैं? एक तीखी आवाज आई।
किस बारे में बात करनी है? डफी ने रूखेपन से कहा। मैं उन्हीं से कहूंगा। अगर वो चाहते हैं कि तुम्हें पता चले तो वो तुम्हें बता दे। उसने कॉल कनेक्ट कर दी। लाइन जोड़ने से पहले डफी ने उसे कहते सुना, किसी दिन ये होशियार गुंडे अपनी ही अकल से खुद को चोट पहुंचा लेंगे। डफी मुस्कुराया। मॉर्गन की आवाज आई। हाँ, डफी ने कहा। सुनो मॉर्गन, तुम्हारे गुंडों ने तुम्हें नीचा दिखा दिया। मॉर्गन ने बहुत शांत स्वर में कहा। उस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया डफी, लेकिन सावधान रहना। डफी ने सामने की दीवार को सूनी नजरों से देखते हुए कहा, ग्लिसन अब इस खेल से बाहर हो गया है। वो छोटी नोटबुक तुम्हें $50,000 की पड़ेगी। उसने मॉर्गन को सांस खींचते हुए सुना। फिर उसने कहा, मेरे आदमी वो किताब मुफ्त में वसूल करेंगे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। वे तुम्हें गोलियों से भूनने के लिए आ रहे हैं। डफी ने कहा, दोबारा सोचने पर मुझे लगता है कि मैं ये किताब सरकार को सौंप दूं। ऐसा मत करना। मॉर्गन ने यह बात थोड़ी ज्यादा जल्दी में कही। उसकी धमकी में अब वो दम नहीं था। मैं इसे सौंपने जा रहा हूं, फिर चाहे जो हो। मुझे वैसे भी ग्लीसन से 25,000 मिले थे, तो मुझे क्या चिंता। रुको, मॉर्गन ने अपनी ऊंची आवाज की। मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। डफी ने कहा। 25,000 करो और किताब तुम्हारी। ठीक है। मॉर्गन की आवाज बहुत धीमी थी। तुम किताब ले आओ और मैं यहां पैसे तैयार रखूंगा। डफी ने कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। लेन देन खुले में होगा। मैं आज शाम 6 बजे बेलमोंट प्लाजा की लॉबी में रहूंगा। वहीं हम अदला बदली करेंगे। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर मॉर्गन ने कहा, ठीक है, और फोन काट दिया। गिलरॉय डफी की पीठ को देखते हुए सब सुन रहा था। उसने कहा, उस पैसे को सही सलामत घर लाना तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। डफी ने अपनी टोपी उठाई। चलो, उसने कहा, निकलते हैं। वे उसके पीछे पीछे गैरेज तक आए। डफी ने शुल्स से पूछा, क्या तुम इस गाड़ी को संभाल सकते हो? शुल्स ने थोड़ा हैरान होते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, उसने कहा। ठीक है, तो तुम चलाओ। गिलरॉय और मुझे बात करनी है। गिलरॉय और डफी पीछे बैठ गए और शुल्स ड्राइविंग सीट पे चढ़ गया। कहाँ जाना है? शुल्स ने स्टार्टर दबाते हुए पूछा। डफी ने उसे अपने बैंक का पता दिया और शुल्स ने सावधानी से कार को सकरी गली से निकालकर मुख्य सड़क पे डाल दिया। डफी ने गिलरॉय से कहा, हमें इस नीच आदमी मॉर्गन को फौरन से पेशतर धोखा देना होगा। मैं ओरिजिनल लिस्ट इंग्लिश को सौंप रहा हूँ और वो उस पर अपना काम शुरू कर सकता है। ये मामला इतना बड़ा है कि हम अकेले नहीं संभाल सकेंगे। इसके बाद हम उस लिस्ट की कॉपी मॉर्गन को देंगे और उससे पैसे ऐंठेंगे। फिर हम एनाबेल का बंदोबस्त करेंगे और उसके बाद मॉर्गन के दफ्तर जाकर उसे शहर से बाहर खदेड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करेंगे। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो हमें अपने तरीके से उसे बाहर करना होगा। गिलरॉय गद्दियों से टेक लगाकर पीछे झुक गया और अपनी आंखें मूंद ली। उसने उन्नींदी आवाज में कहा, तुम्हारे पास तो बहुत लंबा प्रोग्राम है ना? डफी ने कहा, मैं बस इस झमेले से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ। उसके बाद तुम लोग अपनी कमाई उड़ा सकते हो। शुल्स ने कार फुटपाथ के किनारे रोकी और डफी बैंक के भीतर चला गया। बाकी दोनों कार में ही इंतजार करते रहे। जब डफी बाहर आया तो उसने सड़क पे इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर तेजी से कार में बैठ गया। शुल्स ने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। डफी ने इंग्लिश का पता बताया और कहा, जरा जल्दी चलाना। शुल्स ने ड्राइविंग मिरर में उसे देखा, सिर हिलाया और गाड़ी बगल की गलियों में मोड़ दी। गिलरॉय ने कहा, उस लिस्ट को पुलिस के हवाले करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। डफी ने कंधे उचकाए। क्या तुम इतने बड़े मामले को अकेले सोचने की संभाल रहे हो? उसने पूछा। गिलरॉय ने सिर हिलाया। मैं नशे का धंधा नहीं करता, उसने कहा। बस मुझे उन पुलिस वालों को फायदा पहुंचाना पसंद नहीं है। वो इंग्लिश के पास पहुंच चुके थे। डफी मुस्कुराया। इससे मॉर्गन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर क्या फर्क पड़ता है। इंग्लिश उसे देख के हैरान रह गया। उसने डफी से किताब ली, उस पर एक नजर डाली और फिर कहा, तो ये पहला कदम है, क्यों? डफी ने सिर हिलाया। तुम इसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दे दो। ये कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इससे नशेड़ियों में खलबली मच सकती है। कम से कम ये मॉर्गन को वही पुराना खेल दोबारा खेलने से तो रोक ही देगा। इंग्लिश ने सहमति में सिर हिलाया। क्या तुम्हें एनाबेल मिली? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। डफी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं जल्द ही तुमसे कांटेक्ट करूंगा। सड़क पे वापस आकर फिर से वो ब्यूक कार के पास गया। गिलरॉय ने पूछा, क्या अब खाने का वक्त नहीं हो गया? डफी कार में चढ़ गया। चलो, उसने कहा। 6 बजे तक मेरे पास काफी खाली वक्त है। शुल्स ने कार को आधे घेरे में घुमाया, उसे थोड़ा पीछे लिया और फिर तेजी से स्टीयरिंग घुमाते हुए गाड़ी को पूरी तरह मोड़कर पूर्व की दिशा में रफ्तार पकड़ ली। शेफ 5 बजे के ठीक बाद भीतर आया। डफी अपनी बंदूक साफ कर रहा था।
गिलरॉय और शुल्स कुर्सियों पर बैठे उसे देख रहे थे। डफी ने तेजी से ऊपर देखा और कहा, वो मिल गई? शेफ डगमगाते हुए भीतर आया और बैठ गया और अपने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा। हाँ, उसने कहा, अनुमान लगाओ कि कहाँ मिली होगी। डफी ने अपनी बंदूक मेज पे रख दी। उसके होंठ खिंचकर एक पतली रेखा बन गई। कहाँ मिली? उसने पूछा। शेफ मुस्कुराया। उसने कहा, बड़ी मजेदार बात है, वो मॉर्गन के उस डरपोक क्लाइव की दीवानी हो गई है। डफी की भौहें तन गई। क्लाइव? शेफ ने सिर हिलाया। वो अभी उसी चूहे के अपार्टमेंट में है। वो बिस्तर पे पड़ा चिल्ला रहा है क्योंकि किसी ने उसका चेहरा कुचल दिया है। डफी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने बंदूक अपनी कमर में खोसते हुए कहा, हम अभी वहां जाकर उसे उठा लेंगे। गिलरॉय ने पूछा, हम सब? डफी ने सिर हिलाया। सोचो कि सिर्फ मैं और शेफ जाते हैं। जरूर, शेफ ने कहा। उसने गिलरॉय से धीरे से कुछ कहा और जोर से ठहाका लगाया। डफी ने निर्देश दिए, मैं इसके बाद बेलमोंट प्लाजा जाऊंगा। तुम दोनों वहां जाकर लॉबी पर नजर रखो। हम मॉर्गन के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। गिलरॉय ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। डफी और शेफ बाहर निकले और अपनी ब्यूक कार में सवार हो गई। डफी ने स्टीयरिंग संभाली। कार को सड़क पे दौड़ाते हुए उसने कहा, अगर वो लड़की नखरा दिखाए तो उसे खत्म कर देना। शेफ ने हामी भरी। वो दिखने में बहुत शानदार है, क्यों, ठीक कहा ना? फिर उसने उदासी से कहा, मोटा होना भी अजीब मुसीबत है। डफी ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी किस्मत वाले हो, उसने रूखेपन से कहा। वो लड़की जहर है। शेफ ने उसे रास्ता बताया, फिर हसरत भरी आवाज में कहा, काश ऐसी सुंदर लड़की के साथ कहीं घूमने जाना कितना अच्छा होता। डफी कुछ नहीं बोला। वो तेजी से गाड़ी चलाता रहा। 10 मिनट बाद उसने पूछा, क्या यही सड़क है? शेफ ने खिड़की से अपना छोटा सिर बाहर निकाल कर देखा। हाँ, यही है। डफी ने कार किनारे लगाई। दोनों नीचे उतरे। तुमने नंबर बताया था? शेफ ने अपनी जेबें टटोली, कागज का एक टुकड़ा निकाला, आंखें सिकोड़कर उसे पढ़ा और कहा, 1469। डफी ने पास के घर का नंबर देखा। ये दूसरी तरफ थोड़ा आगे है। दोनों ने सड़क पार की और शांति से पैदल चलने लगे। डफी ने चेतावनी दी, वे दोनों खतरनाक हैं, तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी शेफ। शेफ मुस्कुराया, मैं तो मौत से डरा हुआ हूं, क्या खाक मदद करूंगा? उसने मजाक में कहा। 1469 एक ऊंची और पुरानी सी दिखने वाली इमारत थी। डफी ने सीढ़ियां चढ़कर नामों की सूची देखी। क्लाइव वेसन, उसने पढ़ा। उसने बगल वाली घंटी बजाई, कुंडी खुलने का इंतजार किया और भीतर दाखिल हो गया। शेफ उसके पीछे पीछे घिसटते हुए चला। 3rd फ्लोर, डफी ने धीमी आवाज में कहा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। जगह साफ और चमकदार थी। डफी बोला, ये आवारा लोग काफी ठाठ से रहते हैं, है ना? शेफ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी सांस बचा रहा था। 3rd फ्लोर पे पहुंचकर डफी ने अपनी कोल्ड बंदूक निकाल ली। उसने उसे ढीले हाथ से नीचे की ओर पकड़ रखा था। उसने गलियारे के अंत में एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो रहा। उसने कहा, क्या तुम इसे खोल सकते हो शेफ? शेफ ने गर्व से कहा, मैं कोई भी दरवाजा खोल सकता हूं, देखो। बड़ी खामोशी से वो दरवाजे तक गया, ताले की जांच की और मुस्कुराया। यह तो बच्चों का खेल है। शुरू करो, डफी बुदबुदाया। शेफ ने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला, उसे ताले में डाला और घुमाया। एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। डफी ने शेफ के कान में कहा, मुझे 2 मिनट दो, फिर भीतर आना। शेफ एक तरफ हट गया। डफी ने धीरे से हैंडल घुमाया, दरवाजा धकेला और भीतर चला गया। वो एक छोटे से हॉल में था। सामने 2 दरवाजे थे। उसने दाईं ओर के दरवाजे पे कान लगाकर सुना। उसे अंदर से किसी के बात करने की आवाज आई। अपनी बंदूक कमर की ऊंचाई पर ताने हुए उसने जोरदार झटके से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुमने उसे अब तक फंसा लिया? एनाबेल झटके से मुड़ी। वो एक दीवान के पास खड़ी थी जिसपे क्लाइव लेटा हुआ था। क्लाइव के चेहरे पे पट्टियां बंधी थी। किसी ने बहुत सफाई से मरहम पट्टी की थी। डफी को क्लाइव की सिर्फ 2 आंखें दिख रही थी जो नफरत से भरी थी। डफी ने सख्ती से कहा, कोई चालाकी मत करना, चुपचाप खड़े रहो। क्लाइव ने दबी हुई आवाज में कहा, यहां से निकल जाओ। एनाबेल ने अपने बालों में उंगलियां फेरी और डफी को देख के मुस्कुराई। तुम बहुत प्यारे लगते हो, उसने कहा। बैठ जाओ, डफी ने आदेश दिया। शेफ टहलता हुआ भीतर आया। उसने पहले क्लाइव को देखा, फिर एनाबेल को। उसने अपने गाल फुलाए और अपनी टोपी उतारी। एनाबेल दीवान के पाए ताने पर बैठ गई। उसने अपनी धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा ये हैंडसम फ्रेंड कौन है?
शेफ मुस्कुराया और अपनी टाई ठीक करने लगा। उसने डफी की तरफ देखा और कहा, क्या गजब की चीज है। डफी की नजरें क्लाई पे टिकी थी। हालांकि क्लाई ने कपड़े पहने थे, पर उसके हाथों पर एक कंबल पड़ा था। डफी ने कहा, अपने हाथ वहीं रखो जहां मैं उन्हें देख सकूं। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? एनाबेल ने बीच में टोका। डफी ने थोड़ा सिर घुमाया। तुम मेरे साथ चल रही हो, उसने उसे बताया। हमने तुम्हारे रहने के लिए एक घर ढूंढ रखा है। अभी? एनाबेल ने पूछा। डफी ने कहा, हाँ बिल्कुल अभी। वो खड़ी हो गई। घर? घर से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अचानक पूछा। डफी ने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड को अलविदा कहो, तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगी। उसने क्लाइव की तरफ देखा, फिर कंधे उचका दिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। इसके तो टुकड़े हो ही चुके हैं। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। शेफ मुस्कुराया। उसने गंभीरता से कहा, तुम जैसी लड़की का एक नैन्से के साथ घूमने का कोई हक नहीं बनता। क्लाइव ने दबी हुई आवाज में कहा, तुम सब यहां से दफा हो जाओ। एनाबेल बोली, क्या मैं अपना सामान ले सकती हूँ? डफी ने सिर हिला दिया। उसने कहा, तुम जैसी हो वैसी ही चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। वो खिलखिलाकर हंसी। जब तुम ऐसे होते हो तो मुझे बहुत प्यार आता है, वो बोली। चलो बात करते हैं, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। उसने क्लाइव की तरफ हाथ लहराया। इसके और मॉर्गन के बारे में तुम इसे चटखारी लेके सुनोगे। क्लाइव के होठ गुस्से से भिज गए। उसके दांत दिखने लगे और फिर उसने उसे गोली मार दी। जैसे ही बंदूक की गर्जना हुई, डफी ने कालीन के नीचे एक हल्की सी हरकत देखी। कालीन सुलगने लगा था। डफी ने क्लाइव पे गोली चलाई, लेकिन भारी कोल्ट बंदूक झटके से ऊपर की ओर मुड़ गई और गोली क्लाइव के सिर से 2 फीट ऊंची दीवार पे जा लगी। शेफ ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए खुद को क्लाइव के ऊपर झोंक दिया। डफी सावधानी से एनाबेल की तरफ बढ़ा, उसे देखा, फिर अपनी बंदूक पिछली जेब में खोस दी और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। वो अपनी पीठ के बल लेटी थी। उसका एक हाथ दाहिनी ओर के जख्म को कसकर पकड़े हुए था। उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, फिर वो रोने लगी। डफी ने कहा, शांत रहो, तुम ठीक हो जाओगी। उसने उसे गोद में उठा लिया। शेफ ने कहा, उसे यहां लाओ। उसने क्लाइव को फर्श पे पटक दिया। क्लाइव बेसुध पड़ा था। शेफ ने उसकी ठुड्डी पे जोरदार मुक्का मारा था। डफी ने उसे दीवान पे लिटाया। उसने उतावली में कहा, थोड़ा पानी और पट्टी लाओ, उसका खून बहुत बह रहा है। शेफ कमरे से बाहर गया। डफी उसे अगले कमरे में दरवाजे खोलते और सामान ढूंढते हुए सुन सकता था। डफी ने अपना चाकू निकाल लिया और घाव के पास से उसके कपड़े फाड़ दिए। जब उसने देखा कि गोली कहां लगी है तो वो चिल्लाया, जल्दी करो, टू हेल विद यू। शेफ दौड़ता हुआ वापस आया। उसके हाथ में कुछ तौलिए और पानी का जग था। डफी ने वे चीजें उससे ले ली। इंग्लिश को फोन करो और उसे बताओ, उसने कहा। जल्दी करो, ये बहुत जरूरी है। जब वो घाव को ठीक कर रहा था, उसने फिर से अपनी आंखें खोली। उसने उसे देखा। उसने उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें देखी और पूछा, क्या मैं मरने वाली हूं? डफी खून रोकने में नाकाम रहा। उसने बेबसी से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। वो बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो फिर से रोने लगी। उसने घाव पे एक पैड बांधा, लेकिन वो जानता था कि ये सब बेकार है। वो बोली, मुझे पीने के लिए कुछ दो। उसे स्कॉच पिलाने के लिए डफी को उसका सिर थामना पड़ा। वो बोली, मुझे हर बात के लिए अफसोस है। डफी का चेहरा सख्त था। तुम जैसी लड़कियां हमेशा तभी पछताती हो जब बहुत देर हो चुकी होती है। वो बोली, तुम्हारी वजह से ही मैंने तुम्हारी औरत को मारा। डफी ने कहा, बेहतर है कि तुम इसी तरह चली जाओ। वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाया। उसने कहा, किसी और मर्द ने मुझे आज तक मना नहीं किया था। याद है, मैंने खुद को तुम्हें सौंपने की पेशकश की थी। हाँ, मुझे याद है। मुझे अंदाजा था कि तुम उस अपमान का बदला लेना चाहोगी। उसने कहा, अगर तुम सब कुछ लिख दो तो मैं उस पर साइन कर सकती हूँ। मुझे ये अच्छा लगेगा। डफी तेजी से राइटिंग डेस्क की तरफ बढ़ा और एक पैड उठाया और वापस आ गया। एनाबेल धीमी आवाज में बोली, जल्दी करोगे ना? डफी ने कहा, बिल्कुल। तुमने ही कैटली को मारा था, है ना? हाँ, कैटली ग्लीसन को धोखा दे रहा था, जो मेरा पति था। इस बारे में कोई नहीं जानता था। ग्लीसन बहुत बुरा था, लेकिन वो पैसा कमा रहा था। मुझे वो पैसा चाहिए था। मुझे पता चला कि कैटली आधा हिस्सा खुद रख रहा था, इसीलिए मैंने उसे लिफ्ट के पास ले जाके लिफ्ट के शाफ्ट से नीचे धक्का दे दिया। वो छोटा सा आदमी था, ये बहुत आसान काम था। तुमने ही आकर मुझे इस मामले में बचाया था। उसके बाद मैक्स, देखो, वे सब मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने एक बार कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी काम का नहीं था। इसीलिए उसके बाद मुझे उनकी जरूरत नहीं थी।
मैक्स हमेशा मुझ पे दबाव डाल रहा था। फिर उसे तस्वीरें मिल गई और उसने मुझे उनके बदले सौदा करने के लिए अपने फ्लैट पे बुलाया। इसीलिए मैं वहां गई और उसे भी मार दिया। डफी तेजी से लिख रहा था। उसने उसे एक और घूंट पिलाया। शब भीतर आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने कहा, इंग्लिश आ रहा है। डफी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। एनाबेल कहती रही, मैं तुमसे नफरत करती थी। जब मैं किताब खोजने के लिए शाम की विला में गई तो मुझे लगा कि तुम दोनों बाहर होगी। मैंने तुम्हें कार चलाकर जाते हुए देखा और मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है। फिर मैं अंदर गई और वो उत्तेजित होने लगी, इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। डफी ने कहा, लेकिन इससे तुम्हें कुछ हासिल तो नहीं हुआ, है ना? उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि डफी को आगे झुकना पड़ा। मैं मरे से बहुत थक गई थी। जब तुम आए मुझे लगा मैं इसे तुम्हारे ऊपर डाल सकती हूँ। डफी ने जल्दी से कुछ लिखा और पेन उसके हाथ में थमा दिया। क्या तुम कर सकती हो? उसने बेचैनी से पूछा। वो बोली, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। डफी ने उसका हाथ पकड़ा और पेन और कागज पे रखा। साइन करो, उसने तेज और रूखी आवाज में कहा। लेकिन पेन उसकी उंगलियों से फिसल गया और उसका हाथ डफी के हाथ से छूटकर गिर गया। वो मुड़ा और शेफ की तरफ देखा। क्या तुम इस पे यकीन कर सकते हो? उसने गुस्से में कहा। ये इकबालिया बयान मुझे बचा लेता, लेकिन कमबख्त साइन करने से पहले ही मर गई। शेफ ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। डफी खड़ा हो गया। इसे देखो शेफ, उसने कहा, तुम्हें पूरे देश में इससे बुरी औरत शायद ही कहीं मिले। शेफ ने कंधे उचकाए। फर्क ही क्या पड़ता है जब तक वो दिखने में सही है। डफी ने बेसब्री से पूछा, क्लाइव का क्या हाल है? शेफ ने सिर हिलाया। वो अगले 1 घंटे तक होश में नहीं आएगा। डफी ने घड़ी की तरफ देखा। 6:45 बज रहे थे। उसने कहा, चलो हमें कहीं पहुंचना है, बाकी का काम इंग्लिश को संभालने दो। शेफ उसके पीछे पीछे अपार्टमेंट से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। सड़क पर पहुंचते ही डफी ने कहा, मॉर्गन इस बात के लिए मुझसे बहुत नफरत करेगा। कार में चढ़ते ही शेफ मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा, क्या वे उस नैन से यानी गे क्लाइव को फांसी चढ़ाएंगे? डफी ने कंधे उचकाए। शायद इंग्लिश इस पूरे मामले को रफा दफा कर दे, लेकिन यकीन मानो वे उस कमजोर आदमी पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मर देंगे जिससे वो उलझा रहे। 6:15 के आसपास डफी ने अपनी ब्यूक कार बोलमेंट प्लाजा के बाहर फुटपाथ के किनारे रोकी। मेरे साथ आओ, उसने कहा। वे भीड़ भाड़ वाली लॉबी में दाखिल हुए। लाउंज के दूसरी तरफ उसने शुल्स को अखबार पढ़ते देखा। शुल्स ने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि उसने डफी को देख लिया है, लेकिन जिस तरह से उसने अखबार को मोड़कर रखा, डफी समझ गया कि उसकी नजर उन पर पड़ चुकी है। वो छोटा आदमी और जो अंदर आए, जो गुस्से में दिख रहा था और डफी को घूर रहा था। छोटे आदमी ने कहा, तुम किसी ना किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। डफी बोला, फालतू बातें छोड़ो, सीधे काम की बात पे आते हैं। वो बार के भीतर चला गया। छोटा आदमी उसके पीछे हो लिया, जबकि जो लॉबी में ही रुक गया। शेफ ने जो की तरफ देखकर मुस्कुराहट दी, पर बोला कुछ नहीं। बार में पहुंचते ही छोटे आदमी ने पूछा, तुम गिलरॉय के गिरोह के साथ क्या कर रहे हो? डफी ने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, उसने कहा। चलो इसे खत्म करते हैं, तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। छोटा आदमी खिलखिलाया। उसने अपने कोट के भीतर हाथ डाला और एक लिफाफा निकाला। उसने उसे खोला और नोटों की एक गड्डी निकाली। डफी ने उसे गिनते हुए देखा, पूरे $25,000। फिर डफी ने अपनी नोटबुक निकाली और उन्होंने आपस में अदला बदली की। छोटे आदमी ने पूछा, और इसकी डुप्लीकेट कहाँ है? डफी मुस्कुराया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। वो सरकार के पास है। छोटे आदमी ने दुख में सिर हिलाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने कहा। जब मैं मॉर्गन को यह बताऊंगा तो वो बहुत गुस्सा होगा। डफी ने जानबूझ के कहा, मॉर्गन भाड़ में जाए। छोटा आदमी फिर से खिलखिलाया। मैं उसे यह भी बता दूंगा। उसने नोटबुक अपनी जेब में रखी। जाते जाते बोला, वैसे ये नोट नकली हैं। डफी ने अपनी जेब से लिफाफा निकाला और एक नोट को ध्यान से देखा। उसे तो वो बिल्कुल असली लग रहा था। क्या बात कर रहे हो? उसने कहा। छोटे आदमी ने खुशी खुशी सिर हिलाया। बिल्कुल, मॉर्गन तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी को असली पैसे नहीं देने वाला था। डफी ने नोट वापस रख लिए। उसके दिमाग में एक विचार आया। छोटे आदमी ने कहा, खैर भगवान के लिए तुम तो इसे बड़े शांत भाव से ले रहे हो, है ना? डफी ने कहा, मेरी सलाह मान और चुपचाप यहां से रफू चक्कर हो जा। छोटे आदमी ने उसे देखा, फिर सिर हिलाया। हम फिर मिलेंगे, यकीनन, उसने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। डफी बोला, तुम्हारी सोच से भी पहले मिलेंगे। उसने छोटे आदमी को बाहर जाते देखा, जिसके पीछे जो भी चला गया।
फिर उसने शेफ को इशारा किया और 2 राई ऑर्डर की। शेफ पास आया। पैसे मिल गए? उसने पूछा। डफी ने एक नोट निकालकर उसे थमाया। शेफ ने उस पर एक नजर डाली, खुश हुआ और बोला, इतना आसान था, हैं? डफी ने गिलास उसकी ओर खिसकाया, अपनी ड्रिंक जल्दी से गटक ली और बारटेंडर को इशारा किया। एक और, उसने कहा। शेफ ने कहा, तुम बहुत तेजी से पीते हो। जब तक मैं हद से ज्यादा ना पीऊं, मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? शेफ ने माथे पे बल डालते हुए कहा, बात तो एक ही है ना? उसने अनचाहे मन से वो नोट डफी को लौटा दिया। डफी ने उसे बाकी नोटों के साथ रख लिया और कहा, चलो चलते हैं। गिलरॉय और शुल्स ब्यूक कार में बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। जब कार चलने लगी तो गिलरॉय ने पूछा, कोई हंगामा तो नहीं हुआ? डफी ने नोटों का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, उसने कहा। गिलरॉय ने उन्हें गिना और सीटी बजाई। ये सामान्य नहीं लग रहा, उसने कहा। डफी खिड़की के बाहर तकता रहा। हो सकता है ये सामान्य हो भी नहीं। गिलरॉय ने नोटों को गौर से देखा, फिर बोला, ये तो नकली हैं। डफी ने सिर हिलाया। हाँ, उसने जाने से पहले मुझे बता दिया था। तो फिर अब क्या? डफी ने अपने चेहरा घुमाया और गिलरॉय की तरफ देखा। मुझे लगता है कि हम इन नोटों का इस्तेमाल मॉर्गन को फंसाने के लिए करेंगे। उसे जेल भेजने के लिए 25,000 खर्च करना घाटे का सौदा नहीं। इंग्लिश इस काम के लिए इतने पैसे दे देगा। कैसे कैसे फंसाओगे उसे? हम आज रात उसके ठिकाने पे जाएंगे और ये सामान वहां छिपा देंगे। इतने बड़े नकली नोट छापने की बहुत तगड़ी सजा है। एक बार हमने इन्हें वहां रख दिया, फिर हम इंग्लिश को टिप दे देंगे और बाकी काम वो खुद कर लेगा। गिलरॉय ने कहा। वैसे नकदी ज्यादा बेहतर होती। डफी ने कंधे उचकाए। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता, उसने कहा। शेफ उनकी बातचीत सुन रहा था। उसने सिर घुमाया और कहा, यार इन नोटों ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। क्यों ना इन्हें बाजार में चला दें, हम इन्हें वहां आसानी से खपा सकते हैं। डफी ने कहा, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और जब मिलेंगे तो उन्हें चलाना बहुत सेफ होगा। जब वे वापस ब्रोंक्स पहुंचे तो डफी ने इंग्लिश को फोन किया। इंग्लिश ने कहा, हमने वेसन को पकड़ लिया है। और एनाबेल का क्या? उसकी चिंता छोड़ो, मैंने तुम्हारे खाते में $5,000 जमा कर दिए। फिलहाल के लिए इतना काफी होना चाहिए। डफी मन ही मन मुस्कुराया। सुनो इंग्लिश, उसने कहा, क्या तुमने क्लाइव वेसन को कत्ल के इल्जाम में पकड़ा है? कत्ल? इंग्लिश हैरान लगा। नहीं, वो कोकीन की तस्करी के जुर्म में भीतर है। डफी मुस्कुराया और अपने कंधे के पीछे से गिलरॉय को आंख मारी। शर्त लगा लो, उस आदमी की जेबें उस सफेद पाउडर से भरी हुई होंगी, उसने कहा। पुलिस को गिरफ्तारी जायज ठहराने के लिए बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं, इंग्लिश ने सफाई से कहा। यकीनन मिले होंगे, डफी बोला। और एनाबेल का क्या हुआ? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर इंग्लिश ने थोड़ी तल्ख आवाज में कहा, तुम्हें तो पता ही है, मेरी बदनसीब बेटी एक हिट एंड रन हादसे में मारी गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, डफी ने कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए जल्द ही कुछ और काम होगा। उसने फोन रख दिया। वो परिंदा बहुत चालाक है, उसने गिलरॉय से कहा। उन्होंने वेसन को फंसा दिया और एनाबेल के कत्ल पे पर्दा डाल दिया। अब ये एक हिट एंड रन केस बन गया है। गिलरॉय ने अपना गठीला सिर हिलाया। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। डफी ने कंधे उचकाए। हम उसकी तरफ से ही खेल रहे हैं। वो आगे बढ़ा और अपने लिए एक ड्रिंक बनाई। अच्छा लगता है जब तुम्हारे पीछे ऐसा आदमी खड़ा हो। गिलरॉय ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद डफी बैठ गया और कुछ सोचने लगा। फिर वो उठा और छोटी अलमारी के पास गया। ऊपर की दराज खोली और नोटों की वो गड्डी निकाली जो उसने वहां छोड़ी थी। फिर उसने दरवाजे के पास जाकर कुंडी लगा दी। वो मेज पे बैठ गया और सावधानी से पैसे गिनने लगा। उसके पास कुल $34,000 और कुछ फुटकर नोट थे। उसने मेज पे $5,000 की 3 ढेरियां बनाई। अब उसके पास $19,000 बचे। उसने उन 19,000 के 4 हिस्से किए। एक हिस्सा अपनी पिछली जेब में रखा, दूसरा कोट की जेब में और तीसरा पतलून की जेब में। चौथा हिस्सा जो $3,000 का था उसने सावधानी से मोड़ा और अपने जूते के भीतर रख लिया। उसे जूता उतारकर 2 बार पहनना पड़ा, तब जाकर वो आरामदायक महसूस हुआ। वो उठा, दरवाजा खोला, मेज पर रखे पैसे उठाए और बार की तरफ चला गया। गिलरॉय, शुल्ट्ज और शेफ बातें कर रहे थे। वे बियर पी रहे थे। उन सब ने ऊपर देखा। उनके चेहरों पर एक उम्मीद भरी झलक थी। डफी बार के काउंटर पे झुक गया। ये तुम्हारा हिस्सा है दोस्तों, उसने शांति से कहा। उसने हर आदमी को कसकर लिपटे हुए नोट थमा दिए। 5,000 हैं, उसने कहा। अभी मत गिनना। शेफ ने अपना गिलास उठाया और बियर अपने पैरों के पास फर्श पे उड़ेल दी। मुझे शैंपेन दो,
उसने बारटेंडर से कहा। अब मैं अपनी नई उड़ान शुरू करने वाला हूं। शुल्स ने अपने हिस्से के पैसे टटोले, फिर उन्हें अपनी पतलून की जेब में ठूस लिया। उसने खाली नजरों से डफी की तरफ देखा, सिर हिलाया और बाहर चला गया। गिलरॉय ने सिर घुमाकर जाते हुए उसे देखा। वो आदमी अपने पैसे के मामले में बहुत सावधान रहता है, उसने कहा। मैं उसे कंजूस तो नहीं कहूंगा, बस सावधान है। डफी ने घड़ी देखी। मैं थोड़ी देर के लिए नींद लेने जा रहा हूं, उसने कहा। हम रात 11 बजे निकलेंगे। गिलरॉय ने पूछा, क्या इस काम में भी कुछ पैसा मिलने वाला है? डफी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि जब तक मुमकिन हो तुम लोग पैसा बना लो। शेफ ने अपनी छोटी मोटी नाक गिलास से बाहर निकाली। ये बात करने का कैसा मनहूस तरीका है, उसने कहा। डफी मुस्कुराया। तुम ये पैसे कमाने की उम्मीद तो रखते ही हो, है ना? जरूर, पर हम इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते। वापस अपने कमरे में आकर डफी ने सैम को फोन लगाया। उसने कहा, मुझ पे एक एहसान करोगे दोस्त? सैम बोला, अरे छोड़ो भी, एलिस बस थोड़ी नासमझ है। वो नहीं जानती कि चीजों की चाहत क्या होती है। डफी का मुंह तिरछा हो गया। तुम एलिस की बात छोड़ो, वो सही है, समझ गए? एलिस बिल्कुल सही कह रही है। अगर मुझ में मामूली सी भी अक्ल होती तो मैं बड़ा आदमी बनने की कोशिश करने की बजाय कोई ढंग का काम कर रहा होता। खैर, अक्ल तो मुझ में है ही नहीं, और सच तो ये है कि मुझे अब इसमें मजा आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम हेडक्वार्टर के कान खुले रखो, इंग्लिश पे नजर रखना। वो परिंदा कुछ ज्यादा ही तेज चाले चल रहा है, जिससे मेरी नींद उड़ गई है। क्या तुम इतना कर सकोगे सैम? सैम थोड़ा उलझन में लगा। जरूर, उसने कहा। इतना छोटा सा काम तो मैं कर ही दूंगा। डफी ने कहा, तुम मुझसे संपर्क बनाए रखना। अगर कुछ भी गड़बड़ शुरू हो तो मुझे फौरन खबर करना। सैम ने कहा, ठीक है। फिर उसने पूछा, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? वो फिक्रमंद लग रहा था। डफी ने कहा, मैं उस चीज से टकरा रहा हूं जिसे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी है, पर असल में वो है नहीं, उसने कहा। गुड बाय सोल्जर, डफी ने कहा और फोन रख दिया। बाहर उसे बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर पे चित लेट गया। उसका एक पैर किनारे से लटक रहा था। उसने अपने नाखून से धीरे धीरे अपने चेहरे को खुजलाया। पता नहीं, उसने खुद से कहा। तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। उसने गिलरॉय को कहते सुना, वो उन्हें नहीं पहनती, इससे वक्त बचता है। शेफ ने अपनी पतली आवाज में कुछ कहा, लेकिन डफी सुन नहीं पाया। धीरे धीरे बारिश की थपकियों ने उसे नींद की आगोश में सुला दिया।